हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तकरीबन 4500 साल कबल मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को हैरान कर रहा है। गीज़ा का अजीम एहराम 147 मीटर की ऊंचाई के साथ ये 4000 साल से ज्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा है। एहराम की तामीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका वजन 60 लाख टन है। मौजूदा दौर के बुलंद तरीन ढांचे बुर्ज खलीफा के मुकाबले में जिसका वजन महज 5 लाख टन है, इस सवाल ने लोगों को हैरान कर दिया है कि ये कैसे बनाया गया होगा। इस वक्त लोगों के पास क्रेन, बुलडोजर या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास पैसे भी नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने एक यादगार बनाई जो अब भी कायम है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 4500 साल से ज़्यादा अरसे से एक ढांचा खड़ा है जो शदीद गर्मी, तूफ़ान, मूसलाधार बारिशों और मौसमी असरात में भी अपने आप को बचाए हुए है। इस जैसा पुराना और इतना बड़ा कोई दूसरा जिंदा बच जाने वाला ढांचा नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस वीडियो में एहराम के राज को समझते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अजीम एहराम ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पुरस्कार ढांचा है। 2500 कबल मसीह के करीब तामीर किया गया से ज़मीन पर सबसे ऊंचा ढांचा है। इसको चमकते हुए सफ़ेद चूने के पत्थर से फिरौनों की कब्रों के लिए बनाया गया था। एहराम को मरने वालों के तारीक राजों को छुपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हम जितना ज़्यादा वक्त में पीछे जाएंगे ये जानना इतना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये क्यों, कब और कैसे हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक गीज़ा का अजीम एहराम 2560 कबल मसीह में फिरौन खुफू ने तामीर किया था। कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता है। हम फिरौन खुफू के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे ख़ानदान का दूसरा बादशाह था। इसका दौरे हुकूमत एक बहुत ही ज़ेरे बहस मौजू है। ताहम कुछ मुअर्रिखीन के अंदाजे में 23 साल, कुछ 34 साल और कुछ 60 साल से ज़्यादा का दावा करते हैं। एहराम मिस्र या पिरामिड्स दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या हैं और अगर आप इसकी तस्वीर या वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाहिद एहराम नहीं है। आपको इसी साइट पर बने हुए 2 और एहराम नज़र आएंगे। तीनों में से सबसे ऊंचा एहराम गीज़ा है जिसे खुफू का एहराम भी कहा जाता है। इससे छोटा एहराम खाफरे का है जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा एहराम है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा एहराम मेनकौर है। कहा जाता है कि इसे खाफरे के बेटे ने बनाया था। ये इस दौर की वाहिद यादगारें हैं। इसके अलावा अजीम स्फिंक्स, कई तदफीन के मकबरे और छोटे एहराम हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ अशकाल और साइज़ के कुल 118 एहराम हैं। इनमें से बहुत से मौसम की वजह से मिट चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में हैं। शायद सबसे ज़्यादा महफूज ये 3 एहराम ही हैं। ख़ास तौर पर गीज़ा का अजीम एहराम। इनकी तामीर की वजह क्या थी? इसी वजह से कई कदीम यादगारें तामीर की गईं। वो एक मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। फिरौन एहराम के अंदर दफन हैं। दोस्तों, कदीम मिस्री मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। इनका मानना था कि मौत पर जिंदगी खत्म नहीं होती। मौत के बाद इस शख्स की रूह अंडरवर्ल्ड में सफर करती है, जहां इसके बाद खुदाओं की तरफ से फैसला किया जाता है कि वो लोग जिन्होंने नेकी की, जिंदगी गुजारी, वो आखिरत में अमर रहते हैं। इसलिए बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए फिरौन अपनी हुकूमत के दौरान अपने लिए मकबरों का इंतजाम करते थे। खुराक, खजाने, जेवरात, फर्नीचर, कपड़े की एक बड़ी मिकदार को फिरौन के साथ एहराम में दफन किया जाता था ताकि वो बाद की जिंदगी में इस्तेमाल हों। इनके मरने के बाद इनकी लाशों को ममीफाइड किया जाता था और फिर लकड़ी या पत्थर के सार्कोफेगस में बंद कर दिया जाता था। आप हैरान होंगे कि हमें कैसे यकीन है कि एहराम इसीलिए बनाए गए थे। 2 बुनियादी वजूहात हैं दोस्तों। पहला, कई दूसरे एहरामों पर लिखे हुए स्क्रिप्ट दरियाफ्त हुए हैं, ऐसे सार्कोफेगस और एहरामों पर तहरीरें जो हमें इनके रस्मो रवाज के बारे में बताती हैं। दूसरा, मिस्र और सूडान में तारीखी एहराम की अक्सरियत मकबरों के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गीज़ा के अजीम एहराम में इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसलिए लोग अपने मुतबादिल नज़रियात पेश करते हैं। जब माहरीन आसार कदीमा अजीम एहराम में दाखिल हुए तो इन्हें 3 आसार और खाली सार्कोफेगस मिला।
ख्याल किया जाता है कि सार्कोफेगस खुफू का है। आसार कदीमा के माहिरीन के ख्याल के मुताबिक इस तक पहुंचने से पहले ही इसे लूट लिया गया था। जो लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं वो अजीब मुतबादिल नज़रियात पेश करते हैं। एक मकबूल नज़रिया ये है कि अजीम एहराम एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा कर सकता था। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं इनका दावा है कि कदीम मिस्री टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता थे और वो बहुत पहले ही बिजली को इस्तेमाल करने का तरीका सीख चुके थे। इन नजरियात के सबूत के तौर पर कुछ कदीम आर्ट वर्क पेश किए जाते हैं। कुछ कदीम मिस्री मंदिरों की दीवारों पर ऐसे फनपारे दरियाफ्त हुए हैं जो इन दावों की पुष्ट पनाही के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो लाइट बल्ब बना रहे थे। इनका कहना है कि मिस्रियों ने इसे इजाद किया था लेकिन बाद में ये टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरह ख़त्म हो गई। जैसा कि मैंने बारहा कहा है कि जब किसी मामले में ठोस शवाहद की कमी होती है तो इस तरह के साजिशी नज़रियात तैयार किए जाते हैं, लेकिन साजिशी नज़रियात अक्सर इतने अजीब होते हैं कि इनका कोई मंतकी मानी नहीं होता। अगर कदीम मिस्र में रोशनी के बल्ब मौजूद थे तो हमें इसका सबूत क्यों नहीं मिला? हकीकत में ये आर्ट वर्क एक मिस्री अफसानवी कहानी को पेश करता है। एक और मशहूर नजरिए का दावा है कि एहराम फसलों को जखीरा करने के लिए एक जगह थी। ये नजरिया अमरीकी सियासतदान बेन कार्सन ने 1998 में पेश किया था। बेन कार्सन के एक और ज़ाती नजरिए के मुताबिक हजरत यूसुफ ने अनाज को जखीरा करने के लिए एहराम बनाए थे। अब तमाम माहिरीन आसार कदीमा ये समझते हैं कि इन्हें फिरौनों ने बनाया था। क्या ठीक है? दोस्तों, यहाँ आप सियासतदानों की सियासी तस्कीन और साजिशी थ्योरी के सामने आने की दूसरी बड़ी वजह देख सकते हैं। बहरहाल आज ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, तमाम मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं कि गीज़ा का अजीम एहराम एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इस वक्त लोगों का ख्याल था कि कब्र जितनी अजीम शान होगी, मकबरे में जितने ज़्यादा ख़जाने और खुराक होगी, फिरौन की बाद की ज़िंदगी इतनी ही बेहतर होगी। अब हम सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं, ये एहराम कैसे बनाए गए? सच में ये एहराम का सबसे पुरअसरार पहलू है। लोगों ने 147 मीटर ऊंचा ढांचा कैसे बनाया? इन बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए जिनका वजन 2.5 टन से 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतनी बारीक बीनी से और यकसा तौर पर तराशा गया है जबकि नक्शो निगार के लिए कोई मेयारी औजार भी नहीं थे। कैसे एक दूसरे के ऊपर पत्थरों के ढेर लगाए गए जब लोग पहिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे? दोस्तों, कहा जाता है कि गीज़ा का अजीम एहराम 20 साल में बनाया गया था। इस हवाले से कई नजरियात हैं। मैं यहाँ अजीबो गरीब साजिशी नजरियात के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम नजरियात पर बहस करें, आइए एहराम के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलत फहमी को देखते हैं। फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है कि एहराम की तामीर में गुलामों की मजदूरी का इस्तेमाल किया जाता है। गरीब गुलाम सारा दिन यहाँ काम करने पर मजबूर और सुपरवाइजर की तरफ से बेदर्दी कोड़े मारे जाते दिखाई देते हैं। आपने इसे किसी न किसी फिल्म में देखा होगा। एक तवील अरसे तक लोगों का ख्याल था कि गुलामों ने एहराम तामीर किए हैं। 5वीं सदी कबल मसीह के एक यूनानी मौरख हेरोडोटस ने सबसे पहले ये तजवीज़ किया कि गुलामों ने एहराम तामीर किए थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये झूठ है। जिन लोगों ने ये एहराम बनाए वो इंतहाई हुनरमंद मजदूर थे। इन्हें भूखा और ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें वाफर खुराक दी गई। इन्हें इतना अच्छा खाना खिलाया जाता कि वो इस वक्त के औसत मिस्री शहरी से ज़्यादा मजबूत थे। वो तामीराती जगह के करीब शहरों में रहते थे। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने मुख्तलिफ मौसमों में इनका साथ दिया था। जैसे किसान, जब किसान अपने खेतों में फ़ाल तौर पर मसरूफ़ नहीं होते थे तो वो अपने फारिग वक़्त में तामीर में मदद फराहम करते थे। एक तरह से मुमलिकत में शहरी कौमी मंसूबे की कामयाबी के लिए मुत्तहिद थे। वो अपने फिरौन के बहुत वफादार थे। इसकी तामीर में तकरीबन 20,000 से 30,000 कारकुनों ने हिस्सा लिया। एक दिन में 10 घंटे काम किया। तकरीबन 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मॉर्टर इस्तेमाल हुआ। इनमें से ज्यादातर मवाद करीबी इलाकों से मंगवाया गया था। ज्यादा से ज्यादा इन्हें जनूबी मिस्र के इलाके से लाया गया था, जो इस मुकाम से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर कैसे काटे गए? कॉपर इस वक्त इस्तेमाल होने वाली सबसे आम धात थी। औजार तांबे से बने थे। ग्रेनाइट की सख्त पत्थरों को डोलोराइट से तोड़ा गया। इन्होंने कुछ अनोखे तरीके इस्तेमाल किए, जैसे चट्टानों में दरारें और सुराख तलाश करना। इन शगाफों में पानी में भिगोए हुए लकड़ी के वेजेस डालना। जब चट्टानें पानी को जज़ब कर लेती थीं तो वेजेस फैल जाती और चट्टान टूट जाती। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये पत्थर कैसे मुंतकिल हुए? इस वक्त गाड़ियों में पहिए इस्तेमाल नहीं होते थे। पहियों वाली कोई गाड़ी नहीं थी।
जिसे वो पत्थर से लाद कर आसानी से साइड पर धकेल सकें। एक काबिल फहम नजरिया ये है कि इन्होंने पत्थरों को कानों से मुंतकिल करने के लिए बेड़े बनाए जो दरिया पर तैरते थे, और एक बार जब पत्थर इहराम के करीब पहुंच जाते तो इन्हें गीली जमीन पर स्लेजेस का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर ढेर किया जाता। ये एक दिलचस्प नजरिया है जो हाल ही में 2014 में होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त हुआ है। इस नजरिए की बुनियाद ये पेंटिंग है जो कि जिहुतीहोटेप के मकबरे पर पाई गई है। ये बाद में 1900 कबल मसीह के करीब बनाया गया मकबरा है। इस पेंटिंग में आप 170 लोगों को मुजस्मे को स्लेज पर खींचते हुए देख सकते हैं। इस भारी मुजस्मे को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। अगर आप पेंटिंग को करीब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक शख्स मुजस्मे के करीब रेत पर पानी डाल रहा है। पहले माहरीन आसार कदीमा का ख्याल था कि स्लेज से पहले पानी डालने की रवायत रस्म का हिस्सा है। फिजिसिस्ट डैनियल बोन और इनकी टीम ने जब इसका तजर्बा किया तो इन्होंने पाया कि रेत में पानी की एक खास मिकदार होने से जमीन और खींची जाने वाली चीज के दरमियान रगड़ कम हो जाती है। ये एक मखसूस तनासब है। ये गीली रेत में तकरीबन 2 से 5% पानी चीजों को खींचना आसान बना देता है। एक बार जब हम ये समझ गए तो अगला सवाल ये है कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर कैसे ढेर हुए। भारी मशीनरी के बगैर ये भारी पत्थर कैसे उठाए गए। आमतौर पर इनको उठाने के लिए पुलियों का एक निज़ाम इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मिस्र में पहिए की दरियाफ्त चौथे ख़ानदान के दौरान मौजूद नहीं थी। ये सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के लिए मौजूद था। दोस्तों, इन्होंने रैंप का एक मौसर निज़ाम बनाया था। 2015 में अंग्रेजी और फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने एक खुदाई में 4500 साल पुराने लकड़ी के रैंप को दरियाफ्त किया। स्कॉलर्स का ख्याल है कि एक रैंप जमीन से ऊपर तक सीधी ढलवान में बनाया गया होगा। पत्थरों को ढलवान पर ले जाने के लिए इन्होंने ढलवानों के अतराफ में लकड़ी के सतूनों का एक निज़ाम नस्ब किया होगा, और फिर इन्होंने सतूनों के गिर्द पत्थरों को खींचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्ट वर्क में देख सकते हैं। ये माहिर तबीयात जोसेफ वेस्ट ने 2014 में तजवीज़ किया था। इस नज़रिए के मुताबिक एहराम की सतह को मुकम्मल करने के बाद वो एक नई ढलवान बना लेते थे, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ढलवान का जाविया ज़्यादा खड़ा ना हो वो एक लंबी ढलवान बनाते थे। एक लंबी ढलवान बनाकर ढलवान का झुकाव कम किया जा सकता है। एक और नज़रिए में ये तजवीज़ किया गया कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थरों के ढेर लगाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया होगा। इस ड्राइंग में देखें कि ये कैसे काम करता है। बुनियादी तौर पर इन्हें एक दरमियानी नुक्ता लेने की जरूरत होगी जो ऊंचा होगा। इसके ऊपर एक लंबा खंबा लगाया जाएगा जिसका वजन खंबे के दूसरी तरफ होगा, और फिर मंसूबा बंदी के मुताबिक पत्थर को उठाना, मोड़ना और रखना आसान होगा। स्कॉलर्स का ख्याल है कि इसी तरह का एक निज़ाम जिसे शादोफ कहा जाता है मिस्र में हजारों सालों से मौजूद था। इन्होंने अपने खेतों को सैराब करने के लिए, दरियाए नील से पानी निकालने के लिए इसी तरीकाकार का इस्तेमाल किया। ये नजरियात दिलचस्प लगते हैं, लेकिन तजादात तामीर के वक्त पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि एहराम 20 साल के अंदर मुकम्मल हुए थे। अगर 20,000 लोग हर पत्थर को इसी तरह मुंतकिल करते हैं तो हर 3 मिनट में एक पत्थर हर दिन पूरे साल में रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो इतनी तेजी से काम नहीं करते थे। दोस्तों, यही वजह है कि ये आज एक मुहिम्मा है। दोनों नजरियात माकूल लगते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस बात की वजाहत नहीं करते कि असल में हुआ क्या था। हम जानते हैं कि नीचे की तहों को मार्टर के बगैर रखा गया था और फिर ऊपर की तहों में मार्टर शामिल किया गया था, जिससे ढांचे के इस्तेहकाम में इजाफा होता है। यही वजह है कि हजारों साल में कई जल्जलों के बावजूद पिरामिड ऑफ गीज़ा अब भी खड़ा है। मार्टर के हवाले से भी एक मुहिम्मा है। अगरचे साइंसदान इस्तेमाल शुदा मार्टर की केमिस्ट्री जानते हैं, लेकिन वो इसे दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार तामीर का आखिरी मरहला एहराम की सबसे बैरूनी तय था। ये एक बारीक सफ़ेद रंग के चूने के पत्थर से बना था। इसका मतलब ये था कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़े तो ये एहराम सफ़ेद रोशनी से चमके। खुफू और मैनकोरे के एहराम से बाहर की तहें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन खफरे के एहराम में आप तह का एक हिस्सा सबसे ऊपर देख सकते हैं। तामीर से लेकर एहराम के डिज़ाइन की तरफ बढ़ना ये एक दिलकश सफ़र है। क्या आप जानते हैं कि एहराम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसकी सिमतें बिल्कुल शुमाल, मशरिक, जनूब और मगरिब की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ गलती महज 1 मिनट की है।
जो कि डिग्री के महज 15वें हिस्से के बराबर है। ख्याल किया जाता है कि ये चारों सिमतों की तरफ दुरुस्त इशारा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त कोई कंपास भी नहीं था, जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। एक बार फिर मुहक्किकीन ने अपनी नजरियाती वजाहतें देने की कोशिश की इस बारे में कि मिस्री इतनी आला सतह की दुरुस्तगी कैसे हासिल कर सकते थे। एक मकबूल नजरिए के बारे में कहा जाता है कि ये खिजा के एक्विनॉक्स की पैरवी करते थे। जब जमीन का झुकाव दिन और रात को बराबर होने देता है, जमीन पर साया मशरिक और मगरिब की तरफ सीधा होता है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए इहराम के हिसाब किताब में डिग्री की गलती वही होगी जो खिजा के एक्विनॉक्स के दौरान साये में होती है। दूसरा नजरिया कॉन्स्टिलेशंस का माना जाता है कि मिस्रियों ने आसमान के सितारों को अपने डिजाइन को सीध में लाने के लिए इस्तेमाल किया। 1989 में एक मुसन्नफ और इजिप्टोलॉजी के माहर रॉबर्ट बॉल ने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी पेश की। इसने दावा किया कि गीजा के 3 एहराम ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों से इसी तरह जुड़े हुए थे कि इनका ख्याल था कि ये अलाइनमेंट जानबूझकर की गई थी और ये कि कदीम मिस्री फल्कियात को जानते थे। वो रात को सितारों का सुराग लगाते और इनका मुतालिया करते और इसके मुताबिक वो मखसूस औकात में मुख्तलिफ फसलें भी काटते थे। मौरखीन का ख्याल है कि ये एक फ्रिंज थ्योरी है। फ्रिंज से मुराद ऐसी चीज है जो मरकजी धारे में शामिल नहीं है। कुछ निकात जो इस नजरिए के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये है कि तीनों एहराम एक ही वक्त में नहीं बनाए गए थे। और जब इस थ्योरी को माहिरीन फल्कियात ने 1999 में सितारों के तनाज़ुर में एहराम का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि एहराम इसके साथ बिल्कुल हम-आहंग नहीं है। बात यह है कि कॉन्स्टिलेशन हजारों सालों के दौरान थोड़ी सी मुंतकिल हुई है। इस वक्त सितारे इसी जगह पर नहीं थे जैसे हम इन्हें अब देखते हैं। इस नजरिए पर बहस करना जरूरी था क्योंकि ये एक क्लासिक मामला है जहां इंसान इन चीज़ों में भी नमूने तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि एहराम एलियंस ने बनाए थे क्योंकि इनका मानना है कि इंसानों के लिए इसे बनाना मुमकिन नहीं था। मेरी राय में ऐसी नजरिया साइंसी सोच के असूल के खिलाफ है। ये शॉर्टकट तरीका है किसी न किसी तरह जवाब के साथ आने का जब हमें कुछ नहीं मिलता। बेहतर है कि हम इन हकायक को तस्लीम करें जो हम जानते हैं और फिर वाज़े तौर पर इन बातों का ख्याल करें जो हम नहीं जानते, ताकि आइंदा नस्ल के माहिरीन आसार कदीमा तारीखदान इन पर तहकीक कर सकें और मुकम्मल हल या वजाहत दरियाफ्त कर सकें। आप एहराम मिस्र के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।